आदर आदाब अभिनंदन आभार। साल 2020 को ख़त्म होने में बस अब सिर्फ 6 दिन रह गए हैं। आज 25 दिसंबर 2020 को मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूं आप सबको और स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में और बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम में जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, आप सभी को क्रिसमस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी मेरी क्रिसमस। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। कल के जो हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं नंदिनी लक्ष्मण मदनावाले के साथ। मेरा नाम नंदिनी लक्ष्मण मदनावाले है और मैं 4 हुतात्मा के शहर सोलापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मैं सोलापुर जिले के उत्तर तहसील में हीरज गांव आता है, उसमें मैं एज अ पटवारी में काम कर रही हूँ पिछले 3 साल से। पटवारी का काम एक्चुअली फील्ड लेवल का काम होता है। डायरेक्ट लोगों से हमारा कांटेक्ट आता है। खरीदी बिक्री का जो काम होता है ना, अगर नाम ट्रांसफर करने का वगैरह, वो काम हमारा होता है। बड़ी हूँ घर पे और थोड़ा सा डांटती भी बहुत हूँ सब जनों को। पहले से ही हम उसे हिटलर बोलते हैं, डरते हैं उससे। वो जो कुछ बोलती है उसके हिसाब से ही हम अभी तक, मैं उम्र की 30 साल हो गया लेकिन अभी भी मैं उसके हिसाब से ही चलता हूँ। तो जिंदगी बहुत छोटी है मुझे लगता है, और बहुत सारे लोग झगड़ों में एक दूसरे से बात ना करना, इसमें जिंदगी बिता देते हैं। और मुझे लगता है कि जिंदगी में किसी को भी एक दूसरे से गिले शिकवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आज है कल नहीं, किसने देखा है। मेरा छोटा भाई था केशव, उससे मेरा झगड़ा हो गया था। उसने भी मुझसे बात करनी बंद कर दी थी और मैंने भी बात करनी बंद कर दी थी, मगर उसकी अहमियत मुझे अभी पता चलते है। अचानक ऐसा एक इंसिडेंट हो गया, वो हमारे से दूर चला गया। पहले मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी। मैं, मेरा स्कूल, मेरे स्टडी और मेरे टीवी, इतना ही मेरी दुनिया थी। वो इंसिडेंट होने के बाद में मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि बाबा, मैं तो अगर वो वक्त मैं उसके साथ में बिताती तो उसकी यादें कुछ केशव जाने के बाद में मैं ज्यादा लोगों में मिक्सअप होने लगी। तब मुझे पता चला कि हम बहुत आगे का सोचते हैं, मगर जिंदगी आगे की नहीं है। जो इस पल में हम जी रहे हैं वही जिंदगी है। जब मैं छोटी थी 10th में शायद, तब बच्चों के लिए भी एक प्रोग्राम आया था केबीसी का, तो वो देखकर मुझे जिज्ञासा हुई कि मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो ये जो छोटा था वो बोलता था कि मेरा बर्थडे और अमिताभ सर जी का बर्थडे एक ही दिन आता है, तो तू अगर नसीब से सिलेक्शन हो जाएगा तेरा वही दिन, तो तू मुझे वहाँ से फ़ोन लगाना और मैं सर को बर्थडे विश करूँगा और सर भी मुझे विश करेगा। तुझे पता नहीं मेरा बर्थडे कब आता है। तो उसके जाने के बाद में मैंने वो बात मन में ठान ली कि उसकी जो इच्छा है वो मुझे पूरा करना है। क्या हो गया था आपके छोटे भाई को? सर वो ऐसी ही क्लास के लिए, ट्यूशन के लिए जा रहा था, तो सामने से कार ने उसकी डैश लगी कार को। तो वो किस पे थे? बाइक पे थे, पीछे बैठे थे। पीछे बैठे थे? हाँ, पीछे बैठे बाइक थे। कौन चला रहा था? उसका फ्रेंड चला रहा था। और एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट हो गया, उसका ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई सर। हॉस्पिटल जाने के लिए वक्त नहीं मिला इसलिए। क्या उम्र थी उनकी? सर 20 साल थी सर। प्रत्येक इंसान के जीवन में ऐसी दुखद घड़ियां आती हैं नंदिनी जी, लेकिन आपकी बातों से मुझे लगा कि आपके अंदर एक बहुत अंदरूनी शक्ति, एक बल है कि चाहे कोई भी विपदा हो आपके सामने, आप उसके साथ लड़ेंगी, निराश नहीं होंगी। और मैं समझ सकता हूं कि ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही भावुक समय है। और जिस तरह से आप और आपके परिवार जो आपके यहाँ पर आज हैं, आपकी माताजी हैं, आपके पिताजी हैं, जिस तरह से उनके मन में भावनाएं टपक रही हैं आंसुओं के रूप में, मैं समझ सकता हूं। लेकिन एक बात आपको जान लेनी चाहिए जो कि आपने स्वयं कही कि आपके छोटे भाई की एक आशा थी, एक अभिलाषा थी कि आप इस हॉट सीट पर आएँ और
वो जो चाह रहे थे कि एक बार फ़ोन करें और मुझे जन्मदिन की बधाई दें, और जन्मदिन की हम आपको शुभकामनाएं देते हैं अपने जन्मदिन के दिन। थैंक यू। ओके, ऑलराइट नंदिनी जी, खेल के नियम जो है वो तो आप उससे परिचित हैं, और यहाँ आप कंपेनियन के रूप में, जैसे कि हमने कहा, आपकी माता जी भी आई हैं और आपके पिताश्री भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम, और नंदिनी जी पर आपका आशीर्वाद बना रहे। हम चाहते हैं कि आज जो भी कामनाएं लेकर के आई हैं यहाँ पर वो पूरी हों। ऑलराइट, तो नियम आप जानते हैं। एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं मुकेश शर्मा जी। मुकेश जी BBC न्यूज़ हिंदी के एडिटर हैं। मुकेश शर्मा जी, एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में और अभिनंदन। भावुक हो गए हैं सब लोग। परिस्थितियां ऐसी हैं, किसी भी परिवार के किसी एक सदस्य को इतनी कम उम्र में खो देना बड़ा दुखद संयोग होता है। बिल्कुल, क्रिसमस की रोशनी जो है ना, वो आप सबकी जिंदगी को रोशन करे नंदिनी। ये मेरी दिल से दुआएं हैं आपकी। थैंक यू सर। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि मुकेश जी जो है ये दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। नंदिनी जी, क्रिसमस के दिन आप हॉट सीट पर आई हैं। त्योहार की जो एक वातावरण बना हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि वो आपके अंदर भी समा जाए और आप खूब बढ़िया खेले यहाँ पर आकर। ठीक है, ऑलराइट। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सी वस्तु एयर टाइट प्रकार में भी उपलब्ध होती है? Which of these items is also available in air tight variants? A. कंटेनर, B. कढ़ाई, C. चकला या D. नाइफ? सर ए डब्बा, कंटेनर। डब्बा, कंटेनर, ताला लगाया जाए। ताला लगाया। सही जवाब है आपका, बिल्कुल सुंदर उत्तर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मूल्य है इसका। इनमें से क्या सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के एक धारावाहिक का शीर्षक है? Which of the following is the title of a TV series telecast on Sony Entertainment Television? A. उसके भैया की भाभी, B. तुम्हारे ब्रदर की गर्लफ्रेंड, C. मेरे डैड की दुल्हन या D. हमारी लैंडलेडी? सर सी, मेरे डैड की दुल्हन। श्योर? हाँ सर। ताला लगा दें? तुरंत उत्तर दे रहे हैं आप। सी, मेरे डैड की दुल्हन पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2000 जीत गए। ये शो को आपने देखा था? देखा था सर। देखा हुआ है? देखा। ओह, इसीलिए आपने तुरंत उत्तर दे दिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कोल्हापुरी साज किस प्रकार की एक्सेसरी है? What type of an accessory is a कोल्हापुरी साज? A. फुटवेयर, नेकलेस, C. स्कार्फ या D. बैंगल? सर बी हार। जूता, हार, स्कार्फ या चूड़ी? बी हार को लॉक कीजिए। हार। हार। ताला लगा दे? हाँ सर। बी पे ताला लगाइए। ये भी सही जवाब है आपका, और बहुत जल्दी और बहुत तुरंत उत्तर दे रहे हैं आप। बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न 5000 रुपए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये गाना किन 2 अभिनेत्रियों पर फिल्माया गया है? एक गाना सुनाएंगे हम आपको। आपको बताना है which 2 actors are featured in this song। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। सर हिला नहीं थे आप गाने के साथ साथ। ऑप्शन सुनिए। ए. प्रियंका चोपड़ा एंड दीपिका पादुकोण, बी. आलिया भट्ट एंड सोनाक्षी सिन्हा, सी. अनुष्का शर्मा एंड कृति सनन, डी. कटरीना कैफ, करीना कपूर। सर प्लीज लॉक ए, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण। प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण पे ए कह रही हैं, ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने और 5000 रुपए जीत गए आप। शुरू में हम आपसे जानना चाह रहे थे कि ये जो पटवारी होता है
ये इसकी भूमिका क्या होती है? सर पटवारी के अंडर एक पूरा गांव होता है सर, उसको सजा बोलते हैं। और जो फार्मर्स लोग होते हैं जी। तो उनके जो लैंड का रिकॉर्ड होता है वो हमारे पास होता है सर। तो उसको हर साल अपडेट करना और लोगों को जो उतारे बोलते हैं उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर जब खरीदी और बिक्री होती है ना, जी हाँ, जी हाँ। खेतों की, उसका रिकॉर्ड रखना। हाँ हाँ, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। और जब प्रॉपर्टी सेल होती है तो सेल करने वाले का नाम कम करके लेने वाले का नाम उस प्रॉपर्टी कार्ड पे डालते हैं सर। ये Notification सारा entries। काम आप करती हैं। हाँ सर। इसीलिए हमने देखा कि आप वो खेत में जा रही थी उन सबके साथ। हाँ सर, वो फील्ड का काम। एक महिला एक पुरुष थी, उनको आप डांट भी रही थी? नहीं, वो मेरे भाई है सर। आपके भाई साहब भाई। हैं? ओह, ओके ओके। बड़ा अजीब सा नाम लिया उन्होंने, हिटलर बुलाया आपको। बड़ी होने के नाते उनको डांटना नहीं, हक तो अधिकार है आपका, वो बिल्कुल अधिकार है। डांटते रहा कीजिए, कोई गलत काम करे डांट दीजिए, हिटलर का नाम हटा दीजिए। ठीक है सर। हाँ, ऐसी भी क्या बात। ऑलराइट, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव। नंदिनी जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। हमारी कोशिकाओं में मौजूद उस धागेनुमा संरचना को क्या कहते हैं जो आनुवांशिक गुण को निर्धारित करता है? Which thread-like structure in our cells carry hereditary information? A. Carapace, B. Carotid, C. Carcinogen, या D. Chromosome. सर इसका आइडिया नहीं है सर मुझे कोई भी। कैरापेस, कैसिजन, कैरोटिड, क्रोमोसोम लग रहा है सर मुझे। क्रोमोसोम लग रहा है? क्रोमोसोम लग रहा है सर। ऑलराइट, क्या करेंगी? सर डाल। क्रोमोसोम कह रहे हैं, डी पे ताला लगा दिया जाए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। पहला पड़ाव पार हो गया है। पार हो गया? हाँ हाँ, लेकिन अभी तो आपको बहुत सारे पड़ाव पार करने हैं नंदिनी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा छठा प्रश्न और चल पड़ी जी आपको देगी 60 सेकंड, मालूम है ना? ऑलराइट, छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पन्ना और गोलकुंडा नामक जगह इनमें से किस खनिज के खानों के लिए जाने जाते हैं? पन्ना एंड गोलकुंडा are known for having mines of which mineral? A. Gold, B. Copper, C. Diamond, D. Limestone, सोना, तांबा, हीरा, चूना पत्थर। हीरा पन्ना बोला जाता है तो मुझे हीरा लग रहा है। ओके, क्या करेंगे? सर प्लीज लॉक सी हीरा। हीरा पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। यस, बिल्कुल सही उत्तर दिया। हीरा पन्ना से आपने जोड़ लगाया। हाँ सर। ऑलराइट, अब आएगा 7वां प्रश्न, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। तैयार हैं नंदिनी जी? आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तरुण गोगोई किस राज्य के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे? तरुण गोगोई was the longest serving chief minister of which state? ऑप्शन रखूं? ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी असम या असम। सर असम लग रहे हैं मुझे। तरुण गोगोई, असम, मेघालय, तरुण गोगोई, इनके बारे में पढ़ा है सर मुझे। अरुणाचल प्रदेश सोच रही थी मैं, मगर असम लग रहा है सर मुझे। सर लॉक कर दीजिए सर। डी को? असम। डी असम पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब है आपका। तरुण गोगोई, जिनकी मृत्यु जो है अभी हाल ही में हुई, 23 नवंबर 2020 को हुई, 2001 और 2016 के बीच 15 वर्षों तक असम के मुख्यमंत्री रहे वो। मुझे याद था अरुणाचल प्रदेश और असम में थोड़ा। जी जी जी। क्रिसमस ट्री, इससे हम सब परिचित हैं। कहते हैं क्रिसमस की रात क्रिसमस ट्री में हमें बहुत से तोहफे मिलते हैं। प्रकृति भी हमारे लिए यही करती है। प्रकृति का संरक्षण, इसकी उचित देखभाल हम सब की जिम्मेदारी है। इसी विषय पर
बात करेंगे हम आज के कर्मवीर पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी से। आज के विकास खोखला, 1 रुपए का विकास के पीछे 10 रुपए का प्रकृति का नुकसान है। दुनिया 55% शहरों में आ गई और गांव जिससे पानी बनता है, नदियां बनती है, मिट्टी बनते हैं, वो खाली होते जा रहे हैं। हवा, मिट्टी, जंगल, पानी के लिए सबको आना पड़ेगा एक साथ। वो ना आए जो सांस न लेता हो, जो पानी न पीता हो, जिसे वनों से प्रेम न हो। इनसे मुलाकात और बातचीत कुछ ही देर में। ऑलराइट नंदनी जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आएगा, 80,000 रुपए इसका मूल्य। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। डिएगो मैराडोना की कप्तानी में अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप का कौन सा संस्करण जीता था? वो फिलहाल उनकी भी डेथ हुई, इतना पता है। जी जी। मगर Which edition of the FIFA World Cup did Argentina win under the captaincy of Diego Maradona? ये रहे विकल्प आपके सामने। A 1986 Mexico, B 1982 Spain, C 1978 Argentina, या D 1990 Italy। सर मुझे मेक्सिको लग रहा है सर, 1986 मेक्सिको। पढ़ा है मैंने इनके बारे में कि Okay? मगर कंफर्म नहीं लग रहा है। डी मैक्सिको लग रहा है मुझे, 1986। Alright, क्या करेंगे आप? मुझे मेक्सिको ही लग रहा है सर। वो अर्जेंटीना के हैं या तो आप श्योर हैं या लाइफलाइन ले। सर। लाइफलाइन शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। चारों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लेना चाहेंगी? सर, फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन नहीं? ओके, ऑलराइट। कमरे महाशय, नंदन जी कह रहे हैं कि फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित किया जाए। किसी एक को गेस कीजिए। आप जा रही थी मेक्सिको। मेक्सिको पे। ए 1986 मेक्सिको को ताला लगाइए कंप्यूटर जी। समझ गई ना मैं क्या कहने वाला हूं? ये सही उत्तर होता मेक्सिको। डिएगो आर्मांडो मैराडोना अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे। अपनी कप्तानी में इन्होंने अर्जेंटीना को 1986 फीफा विश्व कप का चैंपियन बनाया था। तो हमारे पास जो एक सूची है 11 विषयों की, आपसे कहा था किसी एक विषय को चुने, तो कौन सा विषय चुना था आपने? सर, माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट। ऑलराइट। कमेटी महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और माई सिटी माई स्टेट यानी कि शोलापुर और महाराष्ट्र के संदर्भ में ये आपका आएगा अगला प्रश्न। ये रहा वो सवाल आपके सामने। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का नाम किस रियासत के अंतिम शासक के नाम पर पड़ा है? उस्मानाबाद इन महाराष्ट्र gets its name from the last ruler of which princely state? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए हैदराबाद, बी भोपाल, सी बहावलपुर, या डी मैसूर। सर, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद किस रियासत के अंतिम सर, उस्मानाबाद लग रहा है मुझे। सर, मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन लेंगी? हाँ। शांत हो जाइए, चल पड़ी जी। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं नंदिनी जी। 3 बची हुई हैं, कौन सी लेंगी आप? सर, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, इसको अंकित किया जाए। वीडियो कॉल अंकित हो गया है और आपने दिए थे 5 नाम जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये रहे वो नाम। किनसे बात कीजिएगा? आओ मौसी। आओ मौसी। मौसी हैं आपकी? मासी है। इनको लातूर पता में। होगा इसके बारे में? लातूर में है सर वो। हैं? लातूर में है वो। उस्मानाबाद जिले से लातूर अलग हुआ है। ऑलराइट। हाँ, तो उनको पता होगा ऐसा लगता है। मौसी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। मौसी बुलाते हैं या मासी बुलाते हैं? मौसी। मौसी। मराठी में मौसी बोलते हैं। हाँ। आओ मौसी। आओ मौसी। आओ मौसी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। प्रणाम सर. नमस्ते सर. नमस्ते. नमस्ते नमस्ते। मौसी मी जी, अगोदर 1 मिनिट बोलते. मी लहानपणापासूनच तुमची खूप चाहती आहे. बरेच चित्रपट मी तुमचे अनेक बघितलेले आहेत. बहुत बहुत धन्यवाद। त्यावेळेला कुली चित्रपटात मार लागलेला होता.
त्यावेळेला मी उपवास तपास सुद्धा केलेले आहेत. बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट मौशी जी, नंदिनी जी हमारे सामने हॉट सीट पर हैं और आपसे एक प्रश्न हाँ, का सर। उत्तर मांग रही हैं। हा सर. तो हाँ. नंदिनी जी अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगी और उसके 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शन हैं, A B C D। आपको बताना है सर, कि हाँ। सही सही उत्तर क्या है। अगली आवाज है नंदिनी जी की। नंदिनी, आपका समय शुरू हो गया है। मावशी मावशी हा सर. मावशी उस्मानाबाद बोला. उस्मानाबाद जे जिल्हा आहे ना, त्याचं नाव कुठल्या शेवटच्या शासक आहे ना त्याच्यावरनं पडले? हैदराबाद, भोपाल, बहावलपुर, मैसूर। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले का नाम किस रियासत के अंतिम शासक के नाम पर पड़ा है? हैदराबाद, भोपाल, बहावलपुर, मैसूर। मला वाटतंय की हैदराबाद आहे, पण तरी खात्रीपूर्वक बघ थोडं. मावशी किती % खात्री आहे? म्हणजे खात्री आहे, पण तसं खात्रीपूर्वक आहे, पण ओहो, समय समाप्त हो गया। क्या करेंगे मुझे आप? हैदराबाद लगा था क्योंकि सोलापुर भी उसके Okay. एरिया में आता है। सर प्लीज लॉक ए हैदराबाद। प्लीज लॉक ए हैदराबाद। कंप्यूटर जी, यस, मौशी इज राइट। बधाई मौशी। थैंक यू मौसी। थँक्यू. ये मौशी जी ने व्रत रखा था क्या हमारे लिए? हाँ सर। अरे वाह वाह, मौशी आपने व्रत रखा था हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रकट करता हूँ दिल से, चरण स्पर्श करता हूँ मासी आपके। आपके चरण स्पर्श करते हैं सर. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। 9वां प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का, तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्तमान में भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? Which is currently the northernmost state of India? ठीक है, ऑप्शन सुनिए। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी पंजाब, डी जम्मू एंड कश्मीर। सर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाए ना? वर्तमान में भारत का सबसे उत्तरी तो राज्य, मुझे हिमाचल कौन प्रदेश लग रहा है। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर के बाद में हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड आता है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए फिलहाल। मुझे हिमाचल प्रदेश लग रहा है सर। सर लॉक, प्लीज लॉक ए हिमाचल प्रदेश। ए हिमाचल प्रदेश, श्योर हैं? हाँ सर। ताला लगा दिया जाए। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बहुत हिसाब किताब लगाया आपने, भारत का पूरा नक्शा आपने बना दिया अपने उंगलियों से, और जो नक्शा आपने बनाया वो बिल्कुल सही था। ये सही उत्तर है, आपने बधाई। पहले जम्मू एंड कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी राज्य, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए अब हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। चांस मत लीजिएगा, ठीक है सर। यही हमारी कामना होती है हर को। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऋषि कपूर फिल्मी पर्दे पर सबसे पहली बार किस फिल्म में नजर आए थे? ऋषि कपूर मेड हिज फर्स्ट स्क्रीन अपीयरेंस इन विच ऑफ दीज मूवीज? ए बूट पॉलिश, सी श्री 420, सी आवारा, डी मेरा नाम जोकर। सर मेरा नाम जोकर मैंने देखा था फिल्म, उसमें राज कपूर जी उनके छोटे रूप का उन्होंने किरदार निभाया था सर। ओके, तो मुझे मेरा नाम जोकर ही लग रहा है सर। बाकी फिल्म में तो सर देखी नहीं है मैंने, मेरा नाम जोकर देखा है सर। 50-50 सर। अच्छा, 50-50 को अंकित कीजिए और देखिए इसमें से 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सर लाइफलाइन सर। एक और लाइफलाइन, शांत हो जाएं।
एक और लाइफलाइन लेंगी आस्क द एक्सपर्ट। अंकित कीजिए इसे कंप्यूटर जी और इंटेलिजेंट एक्सपर्ट के साथ हमारा संपर्क करवाइए। मुकेश जी आपकी बारी आ गई बहुत जल्दी। प्रश्न तो आपने सुन ही लिया होगा, ऋषि कपूर फिल्मी पर्दे पर सबसे पहली बार किस फिल्म में नजर आए थे? विकल्प रखता हूं और जैसा कि आप जानते हैं 60 सेकंड मिलेंगे आपको, ठीक है? ए बूट पॉलिश, बी श्री 420। 50-50 लिया था इन्होंने, 2 बचे हैं। जी, तो नंदिनी जी अगर आपने श्री 420 देखी हो तो उसमें एक गाना है, प्यार हुआ इकरार हुआ। उसमें छोटे छोटे बच्चे जो है छतरी लगा के जा रहे होते हैं। उन बच्चों में एक बच्चा जो था वो थे ऋषि कपूर जी। तो पहला ऑन स्क्रीन अपीयरेंस उन्होंने श्री 420 में किया था। सर प्लीज लॉक बी श्री 420। लॉक कर दें बी श्री 420। लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है मुकेश। बहुत सारी जानकारी है इनके पास और धन्यवाद दे रहे हैं नंदिनी जी आपको मुकेश जी, और हम भी आपको धन्यवाद दे रहे हैं। वाह क्या बात है। श्री 420 में कोई आइडिया नहीं था सर। बच्चा था बहुत, हाँ, और कई बार उनसे जब पूछा जाता था तो उनको मनाया जाता था कि चलो खड़े हो जाओ यहाँ, तो वो रोते थे और कहते हमको नहीं करना शूटिंग है वो, तो उनको बार बार चॉकलेट खिला करके उनको खड़ा कर देते थे, तब जा करके उन्होंने वो शॉट दिया था। बहुत ही होनहार कलाकार, बहुत ही सक्षम कलाकार और नेक इंसान। ओके चलिए, तो 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 3,20,000 रुपए जीत लें आपने। नहीं यकीन नहीं हो रहा आपको? मुझे लगा 1,60,000। नहीं, अच्छा आप रुपया जीते चले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि देख नहीं रही हूँ सर। हैं? वहाँ देख नहीं रही हूँ मैं। वहां देख नहीं रहे तो कहाँ देख रहे हैं आप? क्वेश्चन एंड आंसर। 3,20,000 रुपए जीत रहे हैं। चेक आ गया है आपके नाम। बधाई 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 आपको। 3,20,000 रुपए। माता पिता बहुत प्रसन्न, बहुत खुश। आपका आशीर्वाद आज चल पड़ा है कि नहीं? माता जी और पिताजी, एक प्रश्न है आपसे। आपकी बेटी जो है वो किस बात पर नाराज हो जाती हैं? हम बोलते छोटे भाई बहनों को मत डांट, दूसरा कुछ नहीं। वो डांटती है ना, उनको तो मत डांट बोले तो फिर गुस्सा आ जाती है। किस वजह से डांटती हैं आप नंदिनी जी? माता पिता को आप दुखी कर रही हैं? सर मेरी बात सुनते नहीं है सर। मैं कितना उनको समझा के बोलती थी। पहले जब वो कॉलेज में थे तब पढ़ाई भी नहीं करते थे सर। उनके पीछे डंडा लेकर के आप खड़ी रहती थी? उनके पीछे लग के स्टडी लेकर वो अभी कहाँ पे ग्रेजुएशन उन्होंने पास की है सर। लेकिन कुछ तो परिणाम हुआ ना आपके नाराज होने का। तो देखिए, ये नाराजगी जो है ये अच्छी है, लेकिन और किसी बात पर अगर ये नाराज हो रहे हो तो अभी बोल दीजिए, हम डांट देंगे इनको। क्योंकि सर मेरे खानदान में मैं पहली लड़की हूँ सर जिसने 10वीं पास की है। ओके ओके ओके। तो मेरे पीछे जो है वो भी सीखना चाहिए ना। वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम। नंदिनी जी 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। दुर्भाग्यवश कोई लाइफलाइन बची नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर अभी चल पड़ी जी जो है शांत हो जाएंगी हैं, और यहाँ हमारा 16वां प्रश्न जो है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। इस अगले प्रश्न को खेलिएगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। समय की पाबंदी कोई नहीं है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सांखला 1973 में किस वन्य जीव संरक्षण परियोजना के पहले निदेशक बने थे? Padmashri awardee Kailash Sankala was the first director of which wildlife conservation project launched in 1973? A. Project Elephant, B. Project Tiger, C. Project Hangul, D. Project Snow Leopard. तो जहाँ तक मुझे पता है 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। स्नो लेपर्ड के बारे में अभी उत्तराखंड में सुना था, देखा गया है। सर प्लीज लॉक बी प्रोजेक्ट टाइगर। श्योर हैं? हाँ सर। ताला लगाने लायक? क्योंकि 2011 में हाथी को नेशनल प्राणी होता है ना, उसको घोषित किया। सर प्लीज लॉक प्रोजेक्ट बी। प्लीज लॉक बी कह रही हैं। हाँ। प्रोजेक्ट टाइगर पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी।
सही उत्तर हो गया आपका, बधाई। भारत के टाइगर मैन के रूप में जाने जाने वाले कैलाश सांखला पहले संरक्षणवादी थे जिन्होंने बाघ की रक्षा के लिए आवाज उठाई। जब बाघों की आबादी अवैध शिकार की वजह से घट रही थी, तब कैलाश सांखला ने बाघों पर एक अध्ययन किया। उनके शोध से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। उन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ओके, अब आएगा 12वां प्रश्न आपके सामने और मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। ध्यान से खेलिएगा। अगर ना उत्तर मालूम हो तो आप क्विट कर सकती हैं। ये 640 भी आपकी बहुत अच्छी मायने रखते हैं। बहुत अच्छी खासी रकम है। कोई लाइफलाइन नहीं है। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। T20 अंतर्राष्ट्रीय में अफगानिस्तान के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा रनों के स्कोर का रिकॉर्ड किस टीम के नाम है? Which team along with Afghanistan jointly holds the record for the highest ever innings total in T20s? एक इनिंग में कितने रन बनाए T20 में, इंटरनेशनल T20 में? अफगानिस्तान के साथ एक और देश है जिसने भी उतने ही रन बनाए हैं और ये हाईएस्ट टोटल रहा है। प्रश्न ये है, ए टर्की, बी आयरलैंड, सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या डी चेक रिपब्लिक। सर टर्की तो क्रिकेट तुर्की, खेलते हैं। आयरलैंड, संयुक्त अरब अमीरत, चेक गणराज्य। सर टर्की तो क्रिकेट नहीं खेलते जहाँ तक मुझे पता है। चेक गणराज्य भी नहीं खेलते। आयरलैंड क्रिकेट खेलते हैं टीम, इतना पता है। आयरलैंड, यूएई के संयुक्त अरब अमीरात के बारे में खेलते ही है नहीं पता, मगर मेरा ध्यान बी पर जा रहा है सर। इतना आपको हम बता दें नंदिनी जी कि जितने ABCD हैं सब के सब T20 खेलते हैं। हाँ, मुझे तो नहीं पता। सर मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। नहीं आइडिया? ओके, क्विट करेंगे आप? Yes. ऑलराइट, अनुमति देते हैं हम आपको क्विट करने की। तो आपने 6,40,000 रुपए जीते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको नंदिनी जी, और आपका चेहरा इसी तरह मुस्कुराता रहे, हम यही चाहेंगे। ये 6,40 हम आपके बैंक में जमा करवा देंगे। ये है, यहाँ पर आपका नाम आ जाता है नंदिनी लक्ष्मण मदनावाले, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ बटन दबाते हैं, 6,40,1,2,3,4 आ गया। एक और बटन दबाया और ये आपके बैंक में पहुंच गया। यहां से जब जाइएगा चेक कीजिएगा, मिल गया है वहां पर, शीघ्र से शीघ्र ये पहुंच जाता है। ओके, इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर बी आयरलैंड। बी आयरलैंड पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता है। आप यकीन नहीं कीजिएगा, चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य T20 अफगानिस्तान के साथ एक इनिंग्स में सबसे हाई स्कोर बनाने वाली टीम अफगानिस्तान के साथ। एक और ज्ञान प्राप्त हो गया है आपको, है कि नहीं? ऑलराइट, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके साथ। आप खुश रहें और इसी तरह मुस्कुराते रहें, और जहां कहीं भी कोई आदमी या कोई शख्स या कोई ऐसी स्थिति हो जहां पर लोग गलत काम कर रहे हैं, उनको डांट दीजिएगा आप। और माता पिता जी, इनको आप छूट दीजिए कि ये डांट दें, क्योंकि वो सही काम कर रही हैं। डांट डांट के इन्होंने अपने भाई को पढ़ाई में उनको आगे बढ़ाया है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बिग हैंड फॉर नंदिनी। हाँ नंदिनी जी, आइए इधर। देवियों और सज्जनों, जब हमारे शरीर के किसी अंग में कोई चोट लगती है, घाव होता है, तो उस घाव पर हम मरहम लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं
और इस उपचार से धीरे धीरे वो घाव जो है वो भर जाता है, वो अंग एकदम स्वस्थ हो जाता है। लेकिन यदि हम उस घाव को लगातार कुरेदते रहेंगे, उसकी देखभाल करना छोड़ देंगे, क्या होगा? तो जाहिर है वो चोट जानलेवा बन सकती है और वो अंग जो है निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल प्रकृति और पर्यावरण का भी होता है। हमारी लापरवाही, नादानी, नासमझी और स्वार्थ, इन सब ने प्रकृति को बहुत चोट पहुंचाई, पर्यावरण का बहुत नुकसान किया। यह अटल सत्य है कि शरीर के घाव की तरह प्रकृति भी अपने घावों को ठीक करने में सक्षम है, यदि हम उसे ऐसा करने दें तो। आपने देखा होगा कि प्रकृति के संरक्षण के बारे में इंटरनेट पर वीडियोस की भरमार है, लेकिन ये सारे प्रयास तब तक अधूरे हैं जब तक हम में से हर एक इंसान इस बारे में चिंतित नहीं होता। अब हमारे चिंतित होने का समय आ गया है, क्योंकि अगर हम अब नहीं संभले तो फिर न हमें संभलने का मौका मिलेगा और न ही संभालने का। तस्माना ही अज्ञात्वा महादेव अंजलि पुत्र विद्महे चंद्रमाय नमः चंद्रमाय नमः। प्रकृति और प्रभु में कोई अंतर नहीं। वृक्ष से सीखिए, नदियों से सीखिए, जो मतभेद नहीं करता कि ये कौन धर्म का है, क्या है। सबको समान प्राणवायु, समान व्यवहार, ये प्रकृति ही सिखा सकती है। देश की ज्यादातर बड़ी छोटी नदियां पिछले 50 सालों में मरना शुरू उन्होंने कर दिया है। क्या हमारे पास देश की कोई रपट है? कितनी नदियां बची हैं, पानी बचा है? या हमारे पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि वन बचे जो आने वाली पीढ़ी उसे भोगे? कोई रपट नहीं है। दुनिया 55% शहरों में आ गई और गांव जिससे जंगल बनते हैं, पानी बनता है, नदियां बनती हैं, मिट्टी बनते हैं, वो खाली होते जा रहे हैं। हमारी समझ में विकास जो कभी भी शब्द नहीं था, हमारा शब्द था समृद्धि, जो हमारे शास्त्रों में कितना समृद्ध राज्य है, कितना समृद्ध गांव है, क्योंकि वो सबको जोड़ता था। आज के विकास खोखला है। 1 रुपए का विकास के पीछे 10 रुपए का प्रकृति का नुकसान है, तो वो 9 रुपए नहीं दिखाई देते। जीवन को सरल बना देना आज सारी दुनिया की पहली बड़ी आवश्यकता है। भोजन में सरलता, आपके व्यवहार में सरलता, आपके पहनावा में सरलता, और आज का सबसे कठिन काम ही यह है कि आपको सरल होना हो तो वो आपको सबसे कठिन लगेगा। तो अभी पटना की हवा पेरिस की मीटिंग से नहीं होगी, पटना के लोगों को सोचना पड़ेगा। और अगर आपको अपनी हवा ठीक करनी है, पानी ठीक करना है, तो आपको व्यक्तिगत जिस गांव में हो, जिस शहर में हो, उसके बारे में सोचना होगा, तब आपके योगदान। ये मेरा मानना है। हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक जमनालाल बजाज अवार्ड और अशोका फेलो से सम्मानित हमारे आज के कर्मवीर पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। राम सर, डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। कितनी पते की बात आपने अभी कही। हमने जो वीडियो देखा कि हमारा जो पर्यावरण है वो किस तरह से नष्ट होता चला जा रहा है, ख़ास तौर से हमारे जो हिमालय पर्वत हैं
वहाँ से आपको कब ये सूझा कि इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए? मैं एक अध्यापक हूँ और क्योंकि मैं बार बार ये कहने की कोशिश भी करूँगा कि अगर मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं और दिल्ली पॉलिटिकल है तो हिमालय इकोलॉजिकल कैपिटल है। वाह, क्या हवा, बात है, बहुत मिट्टी- खूब, बहुत अच्छी बात कही। हवा, मिट्टी, जंगल, पानी, जी, ये देश और दुनिया में एक बड़ा योगदान है जो हिमालय का है। अगर हिमालय की कल्पना न हो तो आप यह समझ लीजिए या हिमालय किसी भी खतरे में पहुंच जाए और जिसके पूरे लक्षण आज दिखाई लक्षण देते दिखाई हैं, दे रहे हैं, पूरे जी। दिखाई देते हैं। तो आप देखिए कि पूरे हिमालय का न होने का, पिघलने का मतलब है मुंबई हो या समुद्र तट के जितने भी छोटे मोटे घर गांव हो वो नहीं रहेंगे, डूब जाएंगे। आपके अनुमान से डॉक्टर साहब हिमालय की स्थिति अब कैसी है? ये है कि हिमालय आज के जितने भी ग्लेशियर हैं, देखिए 17% पूरा का पूरा हिमालय ग्लेशियर में है और 800 से ज्यादा वृक्षों की प्रजातियां हैं, 2000 से ज्यादा मेडिसिनल प्लांट की प्रजातियां हैं। इस महान हिमालय को जो कि देश के 65% लोगों की सीधे सेवा करता हो, अगर उसके कोई भी खतरा किसी रूप में मंडरा रहा हो, रपट है। रपट आ चुकी है कि 2060 या 21वीं सदी के अंत तक शायद हिमालय 2060 यानी 2060 और 2100 सदी जो नजदीक आपके लिए मेरे लिए न हो, लेकिन सत्य ये है आने वाली पीढ़ी के लिए। आने वाली पीढ़ी के लिए वो बड़ी नजदीक होगी और उसके लिए बड़े खतरे बन चुके हैं क्योंकि पृथ्वी हमारी नहीं है, हिमालय मात्र हमारा नहीं है, वन्य जीवों का भी है। इससे तमाम जीवन जुड़े हैं, उन सब के लिए कहीं दोषी हम ठहराए जाएंगे। जी जी, वाह वाह, बहुत सुंदर बात कही आपने डॉक्टर। देवियों और सज्जनों, आज अनिल जी और डॉक्टर साहब के चैंपियन के रूप में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हिंदी फिल्म जगत के एक बहुत ही सफल निर्माता, निर्देशक, लेखक, संगीतकार, अभिनेता, हमेशा ही हंसते मुस्कुराते हुए श्री अनुराग बासु जी का। अनुराग जी आइए हमारे साथ। अनुराग बासु जी हमारे सामने, और कितने सारे गुणी हैं ये, इनके हमने अभी व्याख्यान कर दिया है। अनुराग, शुरू में मैं एक प्रश्न जानना चाहूँगा, एक चैंपियन के रूप में आपने कैसे तय किया कि आप डॉक्टर साहब के साथ आएंगे? एक तो मैं इनके काम का बहुत बड़ा मतलब मुरीद हूँ और कायल हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ सर कुछ सालों बाद जो ये कर रहे हैं जी। और मैं पहाड़ों से मुझे भी बहुत प्यार है और इनका काम देखा, जो ये काम कर रहे, हर गांव ये करे, हर शहर, हर तबका ये करे तो गांव और ग्रामवासी ना सरकार पे और सरकार की योजनाओं पे डिपेंड नहीं रहेगी सर जी। ना मनरेगा पे डिपेंड रहेगी, ना सरकार पे डिपेंड रहेगी, खुद आत्मनिर्भर रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी ताकत गांव वालों को मिल सकती है जो इनकी सोच है और बहुत बड़ी सोच है सर। बहुत खूब। और इनकी बातें तो अभी शुरू हुई हैं, आपकी बातें सुनी हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब हमारे अंदर भी एक वो जागृति हो रही है। ऑलराइट, तो देवियों सज्जनों, अनिल जी के कंपेनियन के रूप में इनकी धर्मपत्नी जी यहाँ आई हुई हैं, संध्या जोशी जी, और इनके सुपुत्र भी यहाँ पर आए हुए हैं, शिवम जोशी जी। हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद आपका और स्वागत हम करते हैं आप दोनों का। तो डॉक्टर साहब, अनुराग, जिस वजह से आज आप लोग यहाँ आए हैं उस वजह को हमें अब सामने करना होगा। ये एक बहुत ही विचित्र खेल है, इसके कुछ नियम होते हैं अनुराग, वो आपको जल्दी से समझा देता हूँ। आपके सामने एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे और शुरुआत होगी पहले प्रश्न से जिसका मूल्य 1000 और बढ़ते 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 हम जाएंगे 1 करोड़। इस कार्य में आपके सामने 2 पड़ाव आएंगे। एक है 5वां प्रश्न जिसके लिए मिलते हैं 10,000 रुपए। दूसरा पड़ाव है 10वां प्रश्न जिसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। इसे पार कर लिया तो 3,20,000 रुपए निश्चित हो गए आपके। पहले 5 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक यहाँ चल पड़ी जी हैं, ये बोलती रहती हैं, 45 सेकंड मिलते हैं उत्तर देने के लिए। 5वें से 10वें प्रश्न तक आपको मिलते हैं 60 सेकंड।
और 10वें प्रश्न के पास ये शांत हो जाएंगी। आपके पास समय समय होगा। यदि आपको लगे कि किसी प्रश्न का आप उत्तर नहीं जानते तो आपकी सहायता के लिए 4 लाइफलाइन हमने रखी हुई है यहाँ। एक है वीडियो कॉल, दूसरा है 50-50, तीसरी लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन, और चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। तो उनका थोड़ा सा परिचय दे दूं मैं आपको। देवियों सज्जनों, एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल वेम्बू शंकर जी। कर्नल साहब एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं और ये हमारे साथ चेन्नई से लाइव जुड़े रहेंगे। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका और अभिनंदन। नमस्कार नमस्कार अमित साहब। नमस्कार सर, एक बार फिर स्वागत आपका। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं एज अ फौजी। हम भी आपका मदद करेंगे और जितना जानता हूं मैं उतना मदद करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कर्नल साहब। ऑलराइट डॉक्टर साहब और अनुराग, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों के साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द जो भारत में ब्रिटिश हुकूमत को संदर्भित करता है अंग्रेजी शब्दकोश में शामिल है? Which of these words referring to the British rule in India would you find in a standard English dictionary? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए राकेश, बी राहुल, सी राज या डी रोहित? राज। सी राज। सी राज जी। आपको कहना पड़ेगा ताला लगा दीजिए या लॉक कीजिए। ताला लगा दीजिए। राज को ताला लगा दीजिए। वैसे तो ताला लगा दिया है लेकिन आप बिल्कुल सही उत्तर दिया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। फिल्म चुपके चुपके बताइए, फिल्म चुपके चुपके में किस अभिनेता ने डॉक्टर परिमल त्रिपाठी, एक घास फूस का डॉक्टर का किरदार निभाया था? Who played the role of Dr. परिमल त्रिपाठी, एक घास फूस का डॉक्टर इन द फिल्म चुपके चुपके? अनुराग जी हंस रहे हैं। ए असरानी, बी ओम प्रकाश, सी डेविड, डी धर्मेंद्र? मुझे नहीं। Who played the role of Dr. परिमल त्रिपाठी, एक घास फूस का डॉक्टर इन द फिल्म चुपके चुपके? घास फूस के डॉक्टर। बोलिए क्या कर रहे हैं? परिमल त्रिपाठी, धर्मेंद्र डी पे जा रहा था धर्मेंद्र शायद। धर्मेंद्र धर्मेंद्र धर्मेंद्र। ओके, डी पे धर लगा दीजिए कंप्यूटर जी। धर्मेंद्र। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। चुपके चुपके 1975 की ऋषभ एक्चुअली कपूर क्या है की वो फिल्म। आपके इतना डायलॉग आपके साथ करोला का चिपका हुआ था ना परिमल त्रिपाठी। और इसमें एक शख्स है जिनका नाम है अमिताभ बच्चन ने भी अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा की भूमिका निभाई थी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 3000। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से शब्द पंजाब के इन खास व्यंजनों के नाम को पूरा करेंगे? डैश द साग, डैश द रोटी। Which of these words will complete the names of these typical Punjabi dishes? Dash the saag, dash the roti. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए पालक गेहूं, बी सरसों मक्के, सी चौलाई बाजरा या डी बथुआ ज्वार? सरसों पक्के। सरसों मक्का। तो जोर से बोलिए। सरसों और सरसों का साग मक्के दी रोटी। वाह, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सरसों का साग मक्के की रोटी। सर मौसम भी है सर, क्या बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन होता है ये व्यंजन जो है मुख्य रूप से सर्दियों में बनाया जाता है और बहुत ही मक्खन वगैरह के साथ मक्के की रोटी। सॉरी, गड़बड़ हो गया। हाँ सर, अभी ब्रेक में जाएंगे हम लोग, खा लेंगे। ऑलराइट, तो अनिल जी, हमारा जो असली धरोहर है प्रकृति, उस धरोहर को हमारे हाथों से वो अब निकलता जा रहा है, फिसलता चला जा रहा है। इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जब मनुष्य खुद समझने की कोशिश न करे, न समझना चाहता हो, तो प्रकृति रास्ते निकाल लेती है। कोरोना उसमें से एक है। कोरोना दूत है प्रकृति का। अब आप देखिए कितनी अजीब सी बात है कि कोरोना ने सबको, वो कितना भी सक्षम देश था, घुटनों में टिका दिया। कहां गई वो तमाम विज्ञान? स्पष्ट है कि प्रकृति से ऊपर कोई विज्ञान नहीं है। और अगर हमने तमाम खोजें कर भी ली हो
सच तो यह है कि हम प्रकृति के विज्ञान को आज तक नहीं समझे। क्या बात है, क्या बात है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण इसमें सवाल ये भी पैदा होता है कि कोरोना के इस काल में जब हम सब घरों में बंद कर दिए गए, गाड़ियां बंद, सड़कें बंद, उद्योग बंद, ये बंद, सो बंद, जिस इकोनॉमी के लिए हमने मार काट की, प्रकृति के बड़े नुकसान किए, वो तथाकथित जीडीपी पाताल में पहुंच गई, आज तक ऊपर नहीं आई। उसी पृथ्वी ने इस कोरोना काल में जब सब कुछ लुट गया था, पानी मिला पीने को, प्राण वायु मिली हमको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी कहाँ से शहरों से हमें हिमालय की चोटियां दिखाई दे रही हैं जो हाँ पहले सर, कभी दिखाई नहीं थी। फिल्म सिटी के हेलीपैड से सर सीलिंग दिखता था। बिल्कुल, वाह। पहले तो एकदम अदृश्य था, कहीं कुछ दिखता ही नहीं था पोल्यूशन की वजह से। लेकिन कितना कुछ फायदा हुआ। और जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से हम लोग सांस ले सके, कम से कम सही बात। पृथ्वी से मिल सके। वाह, बहुत अच्छी बात। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए मूल्य इसका, और ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न। कड़कनाथ या काली मासी, इनमें से किस जीव की भारतीय नस्ल है? कड़कनाथ और काली मासी इज एन इंडियन ब्रीड ऑफ विच एनिमल? मुर्गा। ए चिकन, बी पिजन, सी आउल या डक? मुर्गा, कबूतर, उल्लू या बत्तख? मुर्गा श्योर है? जी साहब। ताला लगाने लायक है? एकदम लगा सर। दीजिए। ऑलराइट, मुर्गा ए चिकन, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही। काली मासी पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों में पाए जाने वाले मुर्गे की स्थानीय नस्ल है। वाह, काला होता है, काला होता है, कड़क होता है, गर्दन लंबी होती है। गर्दन लंबी होती है और वो फेरोशियस होता है बहुत। ओहो, अच्छा, काट खाता है। ऑलराइट, अच्छा है हमारा पाला नहीं पड़ा उससे। आ गए हैं पहले पड़ाव पे डॉक्टर साहब और अनुराग। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं और द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग नामक पुस्तकों के लेखक कौन से शिकारी और प्रकृतिवादी थे? जी। Which hunter and naturalist wrote the books Man Eaters of Kumaon and The Man-Eating Leopard of Rudraprayag? Option सुनिए। A. Kenneth Anderson, B. Donald Anderson, C. D. John Faunthorpe या D. Jim Corbett? डी जिम कॉर्ड। D. Jim Corbett? जी। कल लगा दे, बिल्कुल कहना पड़ेगा आपको, लॉक कर दीजिए। पक्का लॉक कर दीजिए। हाँ, लॉक कर दीजिए। डी को ताला लगाइए कंप्यूटर जी। Yes, it's the right answer. Well played. पहला पार हो गया है। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 10,000 जीत गए आप, ये निश्चित है। देवियों सज्जनों, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि अक्सर अलग अलग तीर्थ स्थानों पर अलग अलग तरह के प्रसादों का वितरण किया जाता है। अब जैसे कि वैष्णो देवी में मकई के लड्डू, बद्रीनाथ में कुट्टू के लड्डू, केदारनाथ में चौलाई के लड्डू, इनका एक अपना महत्व होता है और साथ ही एक अलग पहचान। जैसे कि इनका स्वाद और मिठास भी अलग होती है। पर क्या आप जानते हैं कि इन प्रसादों को बनाने की सामग्री कहाँ से आती है? इन्हें बनाने के पीछे किसकी सोच है? इनकी, डॉक्टर साहब की सोच है। उत्तराखंड है वो देवभूमि है और देवभूमि में बहुत से मंदिर हैं यहाँ पर, और मंदिर एक बहुत बड़ा बाजार है। इसलिए है क्योंकि लाखों टूरिस्ट हर साल यहाँ पे आते हैं, और उस बाजार से आप अगर देखेंगे कि अगर 100 रुपए भी एक आदमी खर्च करता है तो कितना लाखों करोड़ों का बिजनेस है जो मंदिर में छुपा हुआ है। तो क्यों ना उससे स्थानीय कम्युनिटी को जोड़ा जाए। तो वहां से जन्म हुआ एक कार्यक्रम का कि हम लोकल जो स्थानीय क्रॉप है उनसे प्रसाद को बनाएं, और एक शुरुआत हो गई प्रसाद की, और ये इकोनॉमी से जुड़ गया कहीं लोगों की। प्रसाद का सबसे पहले कार्य तो ये है कि ये मंडुआ और चौलाई से बना हुआ है, हमारे गढ़वाल का ही क्षेत्र में पाया जाता था, और बीच में लोगों ने इसको बिल्कुल बंद कर दिया था, कोई खाता ही नहीं था, जबकि ये इतना पौष्टिक आहार है। तो इसको प्रसाद के कार्य में लगा रहे हैं। इससे दोबारा से खेती इसकी स्टार्ट हो गई है गढ़वाल। मंदिरों में तो ये फायदा हो रहा है कि एक तो प्रसाद अपने ही गांव का है और अपने ही लोग उसको उगा रहे हैं और अपने ही लोग बना रहे हैं, तो उनको रोजगार भी मिल रहा है, उत्पादन भी वो खुद कर रहे हैं और बेच भी रहे हैं, तो उनको आर्थिक स्थिति के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
डॉक्टर साहब, ये तो एकदम एक अद्भुत विचार आपका। कैसे आया आपके मन के अंदर कि ये करना चाहिए? जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी श्राइन जी, बिल्कुल। जिसके प्रति सभी की श्रद्धा है, जी हाँ, जी हाँ। उसमें एक बार जब जाने का अवसर मिला तो वहाँ पे एक गांव है परथल। परथल गांव के लोगों की एक पीड़ा थी कि माँ वैष्णवी का सीधा आशीर्वाद उन तक नहीं पहुँचता। वो मक्का पैदा करते रहे जिसके उनको बेहतर दाम नहीं मिलते थे। तो एक घटनाक्रम ये हुआ कि हमने उन्हें ये सिखाया कि आप इसके लड्डू बना सकते हो। जब ये विचार उनको रखा, उन्होंने इसको स्वीकारा और स्वीकारने के साथ ही फिर ये तय हुआ कि इसके लड्डू बनेंगे। श्राइन बोर्ड से जरा बातचीत करनी पड़ी, जो वहाँ का श्राइन बोर्ड था। फिर उन्होंने भी इस बात की सहमति प्रकट की। महिलाओं का वैष्णवी का नाम रखा गया वैष्णवी महिला समूह। उन्होंने लड्डू बनाए 2003 में और इसकी जो आय पहुंच गई 50 लाख सालाना। फिर उत्तराखंड, जहां मैं खुद पैदा हुआ हूं, वहां पे बद्रीनाथ, केदारनाथ और जो बड़े धाम हैं, वहां पे इसकी शुरुआत की। सरकार ने भी इसे स्वीकारा और यह मानते हुए कि अपने फसलों का, अपने भोजन, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा का सम्मान अगर हम नहीं करेंगे तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं देश और दुनिया करेगी। इसलिए उसको हमने प्रसाद के रूप में जोड़ा। वो पहचान भी थी, जैसे आपने बहुत सही कहा, आपने बहुत सही शब्द का उपयोग किया। सवाल पहचान का भी था कि आखिर चौलाई हम पैदा करते हैं, बकवीट हम पैदा करते हैं, वो जब व्रत रखते हैं तो वो खाया जाता है, लेकिन वही प्रसाद में ना हो। तो ये जो विडंबना थी उसकी कोशिश की गई। मुझे लगता है ये सामूहिक प्रयत्न था, सबने मिलजुल कर इसमें भागीदारी की। सामूहिकता बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक होती है। वाह, बहुत खूब। अनुराग, हमने सुना है कि जब सरस्वती पूजा होती है, पूज्यो जिसको बोलते हैं बंगाल में, तो आप प्रसाद जो है वो स्वयं बनाते हैं? हाँ सर, बस शौक है बनाने का, लेकिन हाँ चाहता हूँ। ये बचपन से बनाते आए हैं हम। दुर्गा पूजा में भी मुझे ऐसे 8 क्विंटल 9 क्विंटल भोग बनाना अच्छा लगता है, लाइक बड़े कढ़ाई में। अच्छा। हाँ, उसका आनंद अलग। कहाँ कहाँ बांटते हैं इसको? जहाँ जहाँ सब बहुत लोग हमारे यहीं आ जाते हैं। अच्छा। वहीं पे खपत हो जाती है जी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव आप लोगों ने पार कर लिया है 5 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के। अब आगे बढ़ेंगे और ये जो चल पड़ी जी है आपको 60 सेकंड देंगी। छठा प्रश्न आएगा आपके सामने और मूल्य है इसका 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी किस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं? द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी जी has served as the chief minister of which state? ऑप्शन देखिए। ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी राजस्थान। उत्तराखंड। चोर है जो वेरी राइट। ताला लगाने लायक? ताला लगाइए। उत्तराखंड बी पे कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ताला लगा दिया जाए। यस, एब्सोल्युटली राइट। 20,000 रुपए जीत लिया आपने। भगत सिंह कोश्यारी जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम द ईयर 2001 to 2002 और गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम सितंबर 2019 से अब तक। ओके, अब अगला प्रश्न आएगा 40,000 रुपयों के लिए। यह है 7वां प्रश्न और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस झरने को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है? विच ऑफ दीज वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज द नायग्रा ऑफ इंडिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए दूध सागर फॉल्स, बी जोग फॉल्स, सी चित्रकोट वाटरफॉल, या डी चूलिया फॉल्स। हिंदी में बोलता हूं। दूध सागर जलप्रपात, जोग जलप्रपात, चित्रकोट जलप्रपात या चूलिया जलप्रपात? चित्रकूट सर। चित्रकूट। चोर है? ताला लगाने लायक? ताला लगाइए। ऑलराइट, सी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड सर, बिल्कुल सही उत्तर है आप। चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई करीब 90 फुट है। ये जलप्रपात आकार में घोड़े की नाल के समान दिखता है, ऐसे राउंड। हाँ, ओके, ऑलराइट। देवियों सज्जनों, अनिल जी जल संरक्षण जैसा नेक्स्ट काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वाटर मिल्स जैसे कि पंचक्की जिसे कहते हैं या घराट जिसे कहते हैं, उसमें भी तकनीकी के द्वारा
ये सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज इस नदी ने एक नया जीवन हमको ही नहीं दिया, बल्कि 18 गांव इससे जुड़े उनकी खेती बाड़ी के सवाल, उनके घराटों के सवाल और पेट के सवाल इस नदी ने पूरी कर दिए। पानी से गांव के कई रिश्ते तो होते ही हैं, लेकिन एक और है, उसका नाम है घराट। घराट हमने एक चक्की लगाई हुई है, तो उसमें गेहूं डालते हैं, पिसता है। पानी तो 24 घंटे चलता है, घराट भी फिर 24 घंटे ही चलता है। अभी तो घराट बंद है और मैं दिखाती हूँ कैसे चलता है। चलो। यहीं से बंद किया है। अच्छा, चला के दिखाऊं? चला के? हाँ हाँ। अब चलो। स्टार्ट हो गई है, अंदर दिखाइए। हाँ। चलो। ये शुरुआत हो गई। नदी का पानी बांध बना के इधर को लाया, उससे घराट चलाई। पहले हमारे लकड़ी के चरखे होते थे, लोहे की टरबाइन चल रही है, उससे कुछ अच्छा पिस रहा है, ज्यादा हो रहा है। गांव-गांव से आते हैं लोग बाग, हम खुद कहीं नहीं जाते, हमारा खाने पीसने उसी में हो जाता है। मंडवा, गेहूँ, चावल, मक्की सभी पीसते हैं हम लोग, पिसाई लेते हैं, उससे हमारी थोड़ी बहुत ही रोजी रोटी हो जाती है। इनका एक ही पर्पस था पहले कि इनकी पिसाई होना, फिर हमने इसमें डाइवर्सिटी पैदा की, इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए बनाते हुए आटा पिसाई, धान कुटाई, कॉटन गॉर्मिंग और बिजली उत्पादन जो इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन बना। ये सीधी सरल विज्ञान तकनीकी है और आज हमारी इन कोशिशों से, तमाम तरह के प्रयत्नों में सरकार घर सरकार 6000 से ज्यादा घराट आज नए अवतार में गांव के साथ जुड़े हुए। ये विलमेंट की सोच आपको कैसे आई? देखिए, ऐसा है कि पहली दूसरी शताब्दी का कोई विज्ञान अगर कोई रहा, पहला इंटरप्राइज वाटर मिल रही है। परंपराओं में लोग गाढ़ गदेरों से पानी लेते थे, लकड़ी की टरबाइन चलाते थे, एक वृक्ष को गिराते थे, पूरा उसकी टरबाइन बनती थी, उसको लगाते थे, पत्थर से जोड़ते थे और पिसाई होती थी। कहानी यह है कि वाटर गॉडेसेस ने जब बहुत तकलीफ महिलाओं को पिसाई की हुई तो कहा मेरी जल शक्ति का प्रयोग करो, और ये फिर घराट शुरू हुआ। लेकिन इसमें जो बड़े चुनौतियां थी वो इस थी कि धीरे धीरे वाटर मिल खत्म होती जा रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजन और डीजल इंजन ने उनको घटाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो फास्ट उनकी पेस था। अगर हम इनकी पिसाई की रफ्तार बढ़ा दें और बेहतर टरबाइन जिसको कि हम कहते हैं जी, तो नए प्रयोग में हमने MS को, माइल्ड स्टील को करते हुए उसकी पंचक्की उसी तरह से बना दी, वो जो टरबाइन होती है। जी, जी, जी। इसने बड़ा चमत्कार किया, लेकिन 3 शर्तें बड़ी थीं। एक तो असल में क्या है कि हम कभी भी नहीं सोचते, एक विज्ञान जो बड़े बड़े संस्थानों में बनता है उसके 3 कैरेक्टर नहीं होते। स्किल मैचिंग, अब गरीब आदमी गांव को साइकिल चलानी नहीं आए और आप उसको मोटरसाइकिल चलाने को दोगे तो गिर पड़ेगा। स्किल मैच करना चाहिए किसी भी टेक्नोलॉजी का गांव के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा, अफोर्डेबिलिटी, अगर आपकी टेक्निक बहुत अच्छी है और वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा। और तीसरा, सर्विसेज, कोई टूट फूट होगी तो कहाँ जाएगा। इन तीनों को जोड़ करके जब हमने सोचा तो एक इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी बनाई जो गांव में फैब्रिकेट हो सकती है, गांव में वही वाटर मिलर खुद ही उसको रिपेयर कर सकता है, और धीरे धीरे घराट सबका हो गया। और आपको आश्चर्य होगा कि आज घराट पंजाब में भी लग रहा है तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी लगा रहे। जहां नहर होगी वहां होगा, और ये देवभूमि की प्रसाद है एक तरीके से कि इस विज्ञान को, जो प्रकृति की देन है परंपराओं का, उसके लाभ कई रूप में। और बड़े बांध आज जितने भी हैं उनका विज्ञान का आधार वाटर मिल ही रहा। जी जी बिल्कुल। इसका दाम कितना होता होगा? इसका करीब निर्भर करता है कि हम कौन कौन से उपयोग करें। और खाली हमको चक्की चलानी है और आटा पिसाई करनी है तो 1 लाख के भीतर हो सकता है उसका। लेकिन आप ये मान के चलिए कि वही घराट प्रति माह कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपए का आटा पीस देता है। आज
घराट को एक डिग्निटी मिली। वाह। और मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता में आत्मसम्मान भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, सही बात। दोनों को जोड़कर देखे जाने की आवश्यकता है। जी जी जी। तो अभी सवाल ये पैदा होता है, चिंता इस बात की होनी चाहिए, होती रहे बड़ी बड़ी बातें, जान तो मेरी है, उसे बचानी है। तो जब मेरी जान है तो मुझे अगर उसको बचाना है तो मुझे भी अपनी तरफ से क्या मैं योगदान कर सकता हूं। Yeah. और अगर 135 करोड़ देश के लोग यह ठान लें, मान लें कि कैसे क्या होना है, तो शायद हम कुछ हद तक अपना भागीदारी करेंगे इसके संरक्षण के लिए। अमेरिका की गोष्ठी, पटना, पेरिस की या क्योटो का समझौता मुझे कभी कभी उतरता नहीं है, क्योंकि वहां गांव की बात नहीं होती जो देश के जंगल, हवा, मिट्टी, पानी बचाते क्या हैं, बात है, उन्हें बहुत एक्नॉलेज नहीं किया जाता। Well done, well done. मुझे लगता है सर ये शिक्षा का हिस्सा हो जाना चाहिए। हाँ मतलब अगर बचपन से ये इनवाइव करें ना बच्चों में, जी क्योंकि बाद की उम्र में ये सिखाना बड़ा मुश्किल होता है। जी। और हमारे पास जैसे वन महोत्सव होता है जुलाई में, लेकिन उतने सीरियसली मनाते नहीं है लोग हिंदुस्तान में, है मतलब चीजें। जी, तो आई जी। थिंक वो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। वाह, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। 80,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस प्रसिद्ध हस्ती का पैतृक घर कोलकाता के पास जोड़ासांको में स्थित है? Which eminent personality's ancestral home is in the Jorasanko neighborhood of Kolkata? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सत्यजीत रे, सी अमर्त्य सेन या डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सर मैं तो एकदम श्योर हूँ ऑप्शन ए है, लेकिन क्या है, कुर्सी खुद का नाम बुला देती कभी कभी। जी 50-50 कर लिया मुझे लगता है। सर 50-50 कर दीजिए। 50-50 लाइफलाइन, ऑलराइट। कमिटी महाशय 50-50 लाइफलाइन अंकित कीजिए। तब आप नजदीक पहुंच ये जाएंगे। अंकित हो गई है और जैसा कि आप जानते हैं 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। ए सर। ए रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ श्योर है? श्योर है? श्योर। ए पे ताला लगाए। ये सही जवाब है आपका। जोरासांको ठाकुरबाड़ी हाँ ठाकुरबाड़ी के नाम से लोकप्रिय रविंद्रनाथ टैगोर के पुश्तैनी घर को अब संग्रहालय बना दिया गया है और उसी कॉम्प्लेक्स में रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी भी स्थित है, जिसका उद्घाटन जवाहरलाल पंडित जी ने टैगोर के जन्म के 100वें साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 8 मई 1962 में किया था। अनुराग जी, आप कुछ प्रश्न पूछना चाह आप रहे? सर पूछ आप लोग ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, आपने सवाल पूछ लिया, मैं सवाल पूछते पूछते रह गया। सर मैं आपकी जितनी भी तस्वीरें देखा हूँ ना इंटरनेट में, पुरानी तस्वीर भी देखा हूँ जब आप यंग थे, जवान थे, ये गमछा आपके सर पे हमेशा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि गमछा बहुत शुरुआती दौर से हमारे साथ था। कभी कांधे में था तो फिर सर में चढ़ गया। देखिए, आप पहली बात तो ये है कि इस देश का सबसे सामान्य प्रतीक आप जानते हैं, श्रमशील लोग, चाहे रिक्शे चलाते हों, सब्जी पैदा करते हों, खेतों में जुड़े हों या अन्य किसी भी कार्य में हो, वो कहीं ना कहीं गमछा उनके लिए बिल्कुल सही कहा आपने। महत्वपूर्ण है। तो कहानी ये थी कि मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता था। एक बार पहाड़गढ़ में एक रिक्शे वाले के पास में बैठा था, उसके पास भी गमछा था, मेरे पास भी था। उसको बड़ा खुशी हुई, मुझे कहाँ के रहने वाले हो? वो बिहार के थे। अच्छा। मैं रहने वाले हो? मैंने कहा मैं उत्तराखंड का हूँ। अच्छा, तो उत्तराखंड में भी इसको लगाते हैं? मैंने कहा अवश्य, हर जगह ये लगता है, सामान्य प्रतीक है। तो उन्होंने कहा कि आप करते क्या हो? मैंने कहा मैं आप जैसे लोगों के लिए काम करता हूँ। तो कहने लगे फिर आप में मुझ में एक अंतर तो करो ही दो। मैंने कहा क्या? आप इसे सर पे बांध लो। अगर आप हमारे लिए काम करते हो और अगर आप ऐसे बांध के रखोगे तो आपको और भी तरीके से लोग जानेंगे और पहचानेंगे। वाह, वो क्या दिन बात था, है। वो दिन था कि मैंने संकल्प, देखिए हमेशा हर व्यक्ति को संकल्प के साथ भी जीना चाहिए। जी जी जी, मुझे बिल्कुल। लगता था कि मेरे लिए संकल्प मुझे बराबर याद रहे, इसलिए मैंने इसे बहुत बढ़िया पहन लिया। ऑलराइट, चलिए गेम की ओर ध्यान करते हैं अपना। जी। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2020 में भारत में पहली बार किस राज्य में हींग की खेती शुरू हुई थी? इन अक्टूबर 2020,
Asafoetida, Asafoetida, hing cultivation was introduced in which state for the first time in India? Hing. A. Kerala, B. Himachal Pradesh, C. Tamil Nadu या D. Uttar Pradesh? हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश डी डी हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश। श्योर है? Sure. ताला लगाने लायक? Yes, sir. ओके। सबकी राय है, हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स बैठे हैं आज हमारे सामने, हालांकि कंटेस्टेंट नहीं कहना चाहिए, विद्वान कहना चाहिए, कह रहे हैं बी पे ताला लगा दीजिए। आप बिल्कुल सही हैं, वाह क्या बात है। 1,60,000 रुपए जीत गया। हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी के किसानों लाहौल। ने पालनपुर स्थित CSIR संस्था की मदद से हींग की खेती शुरू की है। करंटली इंडियाज import हींग्स वर्थ अफगानिस्तान। अबाउट 600 crores। बताइए। जो एक्सपोर्ट हो रहा है हींग का भारत, अफगानिस्तान, ईरान एंड उज्बेकिस्तान, वहाँ से इंपोर्ट होता है 600 करोड़ का। और अब जो है यहाँ पर शुरू हो रहा है। आत्मनिर्भरता जो आपने बात की थी वो धीरे धीरे प्रबल हो रही है हमारे देश में। वाह। ऑलराइट डॉक्टर साहब, अनुराग जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अब स्तर आ गया है। ये है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। लेकिन यहाँ पर आप चांस मत लीजिएगा उत्तर देने के लिए, क्योंकि अगर आपने चांस लिया गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 10,000 पे। तैयार हो जाइए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1997) में जापान के किस शहर में एक ऐतिहासिक पर्यावरण संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाया गया था? ओसाका नहीं, क्योटो। In 1997, in which Japanese city was a landmark environmental treaty signed, committing to reduce the emission of gases that contribute to global warming? ये रहे विकल्प आपके सामने। A. टोक्यो, B. हिरोशिमा, C. क्योटो, D. ओसाका। सी क्योटो। तुरंत उत्तर दे दिया आपने डॉक्टर साहब। ताला लगा दें? लगा दीजिए। C. क्योटो, ताला लगा जाए। Yes, well played is the right answer. क्योटो प्रोटोकॉल, जिसे क्योटो समझौते के रूप में भी जाना जाता है, औद्योगिक देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन पर एक अनिवार्य सीमा निर्धारित करता है। इस समझौते पर 11 दिसंबर 1997 को हस्ताक्षर किए गए थे। हस्ताक्षर तो हो गए थे वहां, लेकिन यहां मुझे एक हस्ताक्षर करना है चेक के ऊपर। यह है 3,20,000 रुपए का चेक। 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम हो गया है। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। ओके देवियों सन्नो, अनिल जी ने 1993 में अपना घर छोड़ दिया और चमोली गांव उत्तराखंड में अपने कार्यालय हेस्को को भी इन्होंने एक निवास स्थान अपना बना लिया। घर छोड़ते समय डॉक्टर साहब कैसा लगा आपको? देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता को या तो सबके साथ रहना चाहिए या अकेले रहना चाहिए, क्योंकि फिर आप लांछनों से बच जाते हैं। सबके साथ जो मैं खाता हूँ वो सब खा रहे हैं, मैं अकेला हूँ तो फिर मैं अकेला हूँ, मैं जो भी खा रहा हूँ उसका पता नहीं है। लेकिन जब हम परिवार के बीच में रहते हैं तो फिर बहुत से आप बंधे हुए होते हैं। जी जी, मुझे शून्य होना था, क्योंकि फिर आप समाज से सीखेंगे, समाज की समस्याओं को समझेंगे, समाज के साथ आपकी पूरी भागीदारी होगी। पर जब आप शून्य नहीं होते तो आप अपनी तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि कहीं ना कहीं मैं अपने परिवार को, पुत्र को समय नहीं दे पाया। वही मैं पूछने जा रहा था। संध्या जी प्रणाम करता हूँ और शिवम आपको भी प्रणाम करता हूँ। आपको कैसा लगा जब इन्होंने निर्णय लिया कि ये घर छोड़ देंगे? सर, जब मेरी शादी हुई थी जी, तो मैं जानती थी कि जोशी जी सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि मैंने सब जानते हुए इनसे शादी की थी तो मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता था कि मेरे पति एक इस तरीके से इस देश और समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो जब इन्होंने घर छोड़ा था, इनके पिताजी थे,
वो काफ़ी व्यथित थे क्योंकि इन्होंने सरकारी नौकरी को अपना त्यागा था। हाँ। तो लेकिन हमें एक विश्वास था क्योंकि इन्होंने अपना एक उद्देश्य लेके चले थे, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये आगे बढ़ रहे थे। और उस समय जो है हमने कुछ भी ना सोचते हुए बस एक विश्वास पे इन्हें मतलब जाने के लिए हम लोगों ने परमिट किया। बच्चा छोटा था, मैं बच्चे के साथ में परिवार के साथ में रहती थी, तो उस परिवार की जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह निभाना चाहती थी और इनको समाज के लिए काम करना था। तो ये अभी भी जिस दिशा में काम कर रहे हैं लगातार करते जा रहे हैं, उन्होंने कभी पीछे पलट के देखा नहीं उसको। और शिवम आपको कैसा लगा? सर मैं बहुत छोटा था जी। तो यानी आप जब छोटे रहते हैं आपको इतना समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है जी, है ना। तो मैं ये जानता था कि बाबा कहीं ना कहीं ऐसे काम कर रहे हैं। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि बाबा ने मेरी तरफ ऐसे कोई कमी की हो। हर समय एक लिबरल थॉट में रखा जी हाँ, कि आप जो करना चाहते हैं आप करिए, आप जो वो करना चाहते हैं अपने मन से जो करेंगे मैं आपके साथ हूँ। वो हर समय इनकी थिंकिंग रही है और ये बहुत ज़रूरी भी था, है ना, कि अगर वो ये कहते कि मेरे कामों से ही जुड़ो, क्या पता मैं थोड़ा अलग हो जाता, क्या पता कुछ और वो हो जाता। क्या बात है, बहुत खूब। खेल के संदर्भ में कुछ सूचनाएं देनी है मुझे आपको। एक तो हमने आपको बताया था ये चल पड़े जी शांत हो जाएंगी जी। अब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास समय कोई पाबंदी नहीं है। और यहाँ पर हमारा सप्तकोटि द्वार जैकपॉट प्रश्न 16वां प्रश्न है, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। समय की कोई पाबंदी नहीं है, समय ही समय आपके पास। यह है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न आ गया है, कौन सा देश दिसंबर 2020 की शुरुआत में एक कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला पश्चिमी देश बन गया? Which nation became the first Western country to authorize a COVID-19 vaccine in early December 2020? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A USA, B Germany, C France, D United Kingdom, UK। D UK सर। UK ताला लगा दें जी सर। ऑलराइट, डी पे जा रही सबकी नजर, डी यूके, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल प्लेड। The Pfizer/BioNTech vaccine was granted emergency authorization by British regulators। और देवियों सज्जनों, अनिल जी अपनी जो संस्था है इनकी हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन हेस्को के द्वारा ने केवल पर्यावरण के संरक्षण में लगे हैं, बल्कि हिमालय के आसपास बसे गांव को भी आत्मनिर्भर बनाने का दायित्व इन्होंने बहुत ही बखूबी से निभाया। कहा जाता है कि महिलाएं रीढ़ की हड्डी हैं पहाड़ की, क्योंकि उनकी आर्थिकी जो है इकोनॉमी पहाड़ की वो महिलाओं पे है। तो धीरे धीरे जो मुझे यहाँ पर मैंने काम किया वो महिलाओं को लेके काम करना शुरू किया, प्लस पहाड़ में जितने भी लोकल रिसोर्सेज हैं उनका किस तरह से बेहतर उपयोग हो सकता है महिलाओं की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में। एक आइडिया यह है कि जब हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में बात कर रहे थे तो सबसे बड़ी दिक्कत आती थी पैसे की। मैडम की लोन चाहिए, मुझे गाय लेनी है। उन्होंने वाइस करके एक ग्रुप बनाया, वीमेन इनिशिएटिव फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो एक विचार वहीं से जन्मा कि हम लोग अपना बैंक एक शुरू करते हैं, हमारी जो सेविंग होगी अपने बीच में ही वो जिसको भी जरूरत हो उसको ले सकता है। तो हमने एक वाइस बैंक की शुरुआत की है। दे 5,000 रुपए। 5,000 पिछला दे दिया, कंप्लीट कर दिया। उस समय हम लोगों ने ये करीब 12 महिलाओं से शुरू किया था, फिर अभी 600 महिलाएं एक तरफ जुड़ी हैं, उसके अलावा ये जगह जगह और रेप्लिकेट हुआ है। तो जब ये मुहिम चली तो एक इकोनॉमी गांव की वहां से जुड़ गई, तो बहुत से लोग आगे आए। महिलाओं को हम क्या करते हैं, मोटिवेट करने के साथ साथ उन्हें किसी भी एक टेक्नोलॉजी में, एक स्किल में उन्हें ट्रेन करते हैं कि ये आपको भविष्य में रोजगार का साधन बनेगा। और ऐसी हजारों महिलाएं आज हैं जो कि वाइस के साथ जुड़ी हुई हैं और छोटे छोटे 5,000 से शुरू करके महिलाएं 50,000 भी कमा देती हैं। धूप अगरबत्ती का काम है, इसको का बी कीपिंग का काम, ये कई सारे काम हैं जिसमें महिलाएं आज अच्छा कमा देती हैं। लोगों की सोच अब मतलब काफी आगे बढ़ चुकी है। जैसे पहले थी तो वही था कि हाँ अनाज उगाना है बस खाने के लिए,
पेट के लिए, और अब रोजगार से भी जुड़ गए हैं। तो इस जमीन में पहले ना मात्र के बराबर कुछ बेनिफिट नहीं था, बंजर पड़ी थी ये जमीन। जोशी जी के माध्यम से आज शायद एलजीपी टैंक नहीं है बल्कि एक हमें वरदान मिला है। इस टैंक के माध्यम से आपके सामने ये फसल है, ये अदरक है, यहाँ साथ ही मछली पालन भी कर रहे हैं। आय की बात करते हैं हम किसानों की, तो इस टैंक से पहले मात्र 5,000 रुपये इस खेत में नहीं हो पाते थे और आज 80 से 1 लाख रुपए तक आय हो गई है। हम और आगे जाएंगे। रास्ता है लंबा भाई, मंजिल है दूर, मिलके चलेंगे जुट कर जरूर। हम है नए इंसान, हम चलेंगे सीना तान, कोई डर नहीं जब हम मिलकर चलते हैं, मिलकर चलना है। क्या बात, क्या बात। डॉक्टर साहब, एक तरह से आप ये बता रहे हैं सबको कि लोकल नीड मीट लोकली, इसके बारे में कुछ बताइए हमको। देखिए, ऐसा है कि इकोलॉजी इकोनॉमी हमने दोनों को अलग कर दिया। पहले गांव होते थे, अपने आप आत्मनिर्भर थे। एक तरफ आत्मनिर्भरता, हमारे संसाधनों पर आधारित हमारे रोजगार होंगे तो हमें भटकना नहीं पड़ेगा। पलायन जैसा जो बड़ा मुद्दा है कि घर गांव को छोड़कर चले गए। अब देखिए ना कि आटा गांव वाले सब कुछ पैदा करते हैं, लेकिन एक उन पे मूल्य वृद्धि के उनके पास रास्ते नहीं है। मूल्य वृद्धि, मैं ही बिस्कुट बना सकता हूँ, अचार बना सकता हूँ, मैं भी बड़े बाजार में बड़े सम्मान के साथ जा सकता हूँ। एक वो पहलू था। दूसरा बड़ा पहलू, इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी दोनों काम करती है। एक तरफ आपके प्रकृति के संरक्षण के वाहक गांव हैं इस देश के, और दूसरी तरफ उनकी आर्थिकी होगी। जब अपने संसाधनों पर आधारित आर्थिकी होगी, अगर हम ऑर्चर्ड पैदा करते हैं तो उसके 2 लाभ हैं। एक वो प्रकृति वृक्ष है वो भी देगा, दूसरा फल भी देगा, इकोनॉमी भी देगा। इकोलॉजी इकोनॉमी को लेकर के जो हमें 2 टुकड़े किए हैं और वो समझ हमने तैयार नहीं की, और यही कारण था कि गांव सब कुछ जानने के बाद, समझने के बाद हम उन्हें संगठित नहीं कर पाए संसाधनों के बेहतर उपयोग और बाजार के लिए। किसी भी विकास में कोई सीमा नहीं, लेकिन समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट में अंतर है। डेवलपमेंट कुछ अकेला अकेला सा लगता है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब सब कुछ मिला के। और यही कारण था हमने आत्मनिर्भरता की परिभाषा ऐसे गढ़ने की कोशिश की जब इकोलॉजी भी और इकोनॉमी दोनों हो। गांव समृद्ध होंगे तो देश क्या, दुनिया अपने आप में समृद्ध होगी, क्योंकि जो एक तरफा व्यवहार हो रहा है शायद यही हमारा जड़ है कष्ट का। वाह, क्या बात है। नहीं, सही बात है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए और 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। ये बहुत अच्छी बात है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहली बार 1954 में दिए गए किन पुरस्कारों को मूल रूप से द क्लेयर्स कहा जाता था, जिसका नाम उस समय की प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक क्लेयर मेंडोका के नाम पर रखा गया था। First given in 1954, which famous awards were originally called the Claires, named after Claire Mendonca, a film critic of that time? ऑप्शन रखता हूं, समय समय आपके पास सोच लीजिए। A, IFA Awards, IIFA Awards. B, National Film Awards. C, Filmfare Awards. D, Stardust Awards. अनुमान लगा सकते हैं आप। फिल्म फेयर अवार्ड्स, सी फिल्म फेयर अवार्ड्स। कॉन्फिडेंट? यस सर। ऑलराइट, बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने अनुराग, वेल डन। सी कह रहे हैं अनुराग, और इस पे ताला लगा दीजिए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड अनुराग। वाह, क्या बात है। फिल्म फेयर अवार्ड्स को पहले क्लेयर्स कहा जाता था। यह नाम टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रसिद्ध फिल्म पत्रकार और समीक्षक क्लेयर मेंडोका उनका नाम था, के नाम पर रखा गया था। वेल डन अनुराग, वेल प्लेड। 12,50,000 रुपए जीत लें आपने।
ऑप्शंस आसान थे सर, इसलिए ऑलराइट, देखते हैं अगला प्रश्न कैसा है और उसके ऑप्शंस कितने आसान या मुश्किल हैं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए, ये रहा आपके सामने। किस भारतीय अमेरिकी ने 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार जीता? Which Indian American won the World Food Prize in the year 2020? A. सेतुरमन पंचरत्न या पंचनाथन, B. रतनलाल, C. विवेक मूर्ति, D. थॉमस जकारिया। सोच लीजिए, और अगर कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। अभी जीता है ना ये फूड प्राइज। रतन थॉमस जकारिया, इंडियन अमेरिकन। हाँ, कष्ट हो रहा हो तो लाइफलाइन ले सकते हैं आप। लाइफलाइन लेंगे ना सर। फ्लिप का चांस नहीं क्या? फिर एक्सपर्ट के लिए वेट करते हैं शायद आगे ज्यादा। Okay, जैसे ही आपके मन। जी हाँ, फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप करते। ऑलराइट, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। ये इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। इसका जवाब क्या है सर? हाँ जी, इसका जवाब अभी बताते हैं आपको। हाँ, किसी एक को गेस कीजिए। अब आपने लाइफलाइन ले ली है तो इसके अगर आपने सही भी हुआ तो कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। रतनलाल सर। रतनलाल, बी भी रतनलाल पे ताला लगाइए। अनुराग, दिस इज द राइट आंसर। अरे बहुत बढ़िया। डॉक्टर रतनलाल एक सॉइल साइंटिस्ट है जी। इस पुरस्कार की शुरुआत भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी। कोई बात नहीं, तो इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। और डॉक्टर साहब, आपने एक सूची दी थी तो इसमें, हाँ, 11 विषयों की सूची, इसमें से आपने किसी एक विषय को चुना था। आप लीजिए माई सिटी। माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट को चुना था। ऑलराइट, तो आपकी सिटी है देहरादून और आपका स्टेट है उत्तराखंड। उसी के आधार पर अगला प्रश्न आएगा जी। ठीक है? ऑलराइट, कि मेरे महाशय, माई सिटी माई स्टेट के आधार पर अगला प्रश्न, फ्लिप द क्वेश्चन, हमारे सामने रख दिया जाए। इनमें से क्या एक रेलगाड़ी का नाम है जो पश्चिम बंगाल में हावड़ा जंक्शन से उत्तराखंड के काठगोदाम तक की यात्रा करती है? उत्तराखंड हावड़ा जंक्शन से। Which of these is the name of a train that runs from Howrah Junction in West Bengal to Kathgodam in Uttarakhand? A. Bagha Express, B. Jim Corbett Express, C. Mowgli Express या D. Kipling Express? अरे मर गए। जिम कॉर्बेट एक्सप्रेस हो सकती है ना, क्योंकि वही वहाँ पे एक बड़ा था भाग। 25 लाख का प्रश्न है, इतना आसान उत्तर नहीं मिल सकता इसका। लाइफलाइन अभी भी जीवित है। आस्ते एक्सपर्ट। किपलिंग एक्सप्रेस, जिम कॉर्बेट। ए सर, बाग एक्सप्रेस। सर मुझे उत्तर मालूम नहीं है। नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूँ सर आपको, क्योंकि हाँ ये कंफर्म कर रहे हैं आप? मैं कंफर्म कर रहा हूँ सर। बाग एक्सप्रेस श्योर है? मैंने सुना नहीं। ताला लगा दिया जाए? हाँ सर, मैं श्योर हूँ। सोच लिया आपने? ऑलराइट, आप जानते हैं कि सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख और गलत आपको नीचे ले आएंगे 320 पे। ए बाग एक्सप्रेस कह रहे हैं अनुराग, ताला लगा दीजिए। अनुराग, क्यों सोचा आपने बाग? पहले आप बोल रहे थे जिम कॉर्बेट एक्सप्रेस। सर जिम कॉर्बेट एक्सप्रेस नाम का कोई ट्रेन नहीं है सर, बाग एक्सप्रेस। और एक लाइफलाइन थी बहुत ही महत्वपूर्ण। अनुराग, अगर आप जिम कॉर्बेट एक्सप्रेस बोलते ना तो 25 लाख रुपए आप नहीं जीते। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल प्लेड अनुराग। बाघों के लिए प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क काठगोदाम से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर है। कॉर्बेट भ्रमण के लिए देश के पूर्वी भाग से आने वाले
सैलानियों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। वेल प्लेड। ओके, 25 लाख रुपए जीत लें आपने। वेल डन। ओके, इस आवाज की बात कर रहे थे हम। इसके साथ समाप्त आज का खेल समाप्त। धन्यवाद आपका। इतने ही बहुत है। परीक्षा आपकी जो है वो समाप्त हो गई है जी। अब इस उम्र आपका में ध्यान जो परीक्षा- है अब वापस चला जाना चाहिए वहां पर्यावरण पर। सही बात। लेकिन आपसे मिल करके डॉक्टर साहब और अनुराग आपसे भी हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले ये जो 25 लाख रुपए आपने जीते हैं बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे आपके। हमारे पास एक मोबाइल ऐप है। यहाँ जिस संस्था में हिमालयन एनवायरमेंटल और जो आपकी संस्था है उसका नाम, हाँ उसका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर दबाया और 25 लाख रुपए यहाँ हमने। सर जीरो गिन लीजिए। नहीं बिल्कुल ठीक है। 25 लाख रुपए आगे कंफर्म किया और डॉक्टर साहब ये आपके अकाउंट में पहुंच गया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं अकाउंट में पहुंच गया ये 25 लाख रुपए शीघ्र से शीघ्र। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट डॉक्टर साहब, हमारे जितने भी दर्शक आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो आपसे एक आखिरी बार यदि आप उनसे कुछ कहना चाहें। कि हम सबको सामूहिक रूप से एक गंभीरता की तरफ एक साथ जुड़ना चाहिए कि अभी देश में एक ही विकास का सूचक है दुनिया में, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी, क्यों नहीं एक और ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट होना चाहिए। सकल पर्यावरण उत्पाद बताएं सरकारें कि कितना पानी वर्षा का हमने जुटाया, क्या किया, क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितने वन जंगल हमने पनपाए, क्वालिटी क्वांटिटी, हमने कितनी मिट्टी बेहतर की, क्वालिटी क्वांटिटी, कितना प्राणवायु को बेहतर करने के काम किए। जब भी हम सकल पर्यावरण उत्पाद देंगे, सकल आर्थिक उत्पाद के साथ जीडीपी के साथ जीपी देंगे तो शायद हम कंप्लीट होंगे, परिपूर्ण होंगे। और एक बड़ी सवाल जो कि बार बार जान और जहान को लेके कहा जाता है, तो जहान तो जीडीपी से ही मिलता है, उद्योग हैं, कारें हैं, वो जहान है, लेकिन जान जीईपी से मिलेगी। इसलिए हम सबको जीपी के साथ जुड़कर इस नए सूचक के साथ होगा और आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए जरूर। इसको बनाने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, देखिए डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी एक सच्चे पुत्र की तरह माँ प्रकृति की सेवा और संरक्षण में समर्पित हैं। इनके इसी समर्पण से प्रभावित होकर के हम इनको आदर स्वरूप एक उपाधि चिन्ह भेंट करना चाहेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि आप उसे स्वीकार करें। बहुत आपका अच्छा लगा मुझे आपसे मिलना, मेरा उत्साह वृद्धि हुई।